किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। नमस्कार। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। जिसे अब तक ना समझे हम वो कहानी हूँ मैं। मुझे बर्बाद ना करो क्योंकि पानी हूँ मैं। तो अब तो आप हमारा इशारा समझ ही चुके होंगे कि आज की हमारी चौपाल किस पर आधारित है। जी हाँ, आज की हमारी चौपाल आधारित है राजस्थान में जल संसाधनों की महत्ता और विकास के बारे में। जानेंगे कि कौन कौन से संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम जल को बचा सकते हैं, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं सीताराम स्वरूप जी। आप अधीक्षण अभियंता हैं जल संसाधन विभाग से। आपका सर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है, और जल है तो कल है, और जल नहीं है तो कल नहीं है। तो सबसे पहले सीताराम जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि जल की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। बिल्कुल वंदना जी, तो पहले तो मैं डीडी का, दूरदर्शन का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जल के ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं। जल की जबकि इतनी ज़्यादा महत्ता है हमारे जीवन में, जैसे कि संस्कृत में कहा है कि जलम एव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। बिना जल के जीवन संभव ना तो पृथ्वी पर था, और ना ही हम जैसा देखते हैं किसी और ग्रह पर संभव है। अंतरिक्ष से भी जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारा अकेला ऐसा ग्रह है जो कि ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण केवल जल ही है जी। और अगर आज हमें आकाश नीला दिखाई देता है, उसका कारण भी जल ही है। और जल के बिना भी कभी भी जीवन संभव नहीं था। आप जानते ही हैं कि भाई पहले जब भी जीवन पृथ्वी पर आया है तो वो जल के कारण ही संभव हुआ है। एक कोशिकीय जीव पहले समुद्र में ही पैदा हुए, उसके बाद हम बहुकोशिकीय जीव आज जो यहाँ तक पहुँचने के लिए कि भाई ह्यूमन जो है, मानव का जो विकास हुआ है, इस सब में जल का इतना महत्व है। और मैं देखता हूँ, और आप अभी ये देखते हैं कि हम ज़्यादातर जल के बारे में बहुत कम बात करते हैं। जब कोई अभियान चलाया जाता है सरकार द्वारा, या तब ही हमें जल के बारे में पता चलता है, और हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि भाई ये तो उपलब्ध है ही है, इसके बारे में क्या बात करना। जैसा कई बार हम अपनी बाकी पारंपरिक जो पारिवारिक जो ये हैं, इवन रिश्तों में भी हम देखते हैं, जो रिश्ते में आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं,
क्योंकि वो तो हमने ऐसे ले रखा है कि भाई वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। जल को उसी तरह से लिया हुआ है हमने पृथ्वी पर कि जल तो हमारे पास है ही, इसी तरह से हवा का भी यही है कि वायु को भी हम उसी तरह से लेते हैं। आज आप देख रहे हैं दोनों की क्या हालत है जी। क्योंकि हमने जिन जिन चीज़ों को भी इस तरह से लिया कि भाई इनको ये तो हमारे पास पहले से हैं ही हैं संसाधन, उनका सबका हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा दूरदर्शन का कि कम से कम जल पे एक बार और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो सके, जितना ज़्यादा आवृत्ति हो सके, इस पे बात की जाए। तो जल का महत्व अपने जीवन में कितना है ये हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं आप, वो सारी की सारी आप देखिए नदी के किनारे पर ही पनपी हैं। सारी नदी घाटी की सभ्यताएं, यानी कि पानी का सबसे पहला जो ज़रूरत थी वो पानी की उपलब्धता थी। उसी वजह से आज जितनी भी हम देखते हैं सभ्यताएं और जहाँ तक भी आज जितने भी आधुनिक युग तक हम पहुँचे हैं वो केवल और केवल पानी की वजह से पहुँचे हैं। जी। पानी को उसी तरह से हमें देखना चाहिए और पानी को उसी तरह से ट्रीट भी करना चाहिए, उस तरह से उसको काम में लेने के लिए कैसे लेना है, कैसे सहेजना है, इन सभी पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बातें होनी सीताराम जी, चाहिए। अगर आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन की उपलब्धता किस तरह से देखते हैं? राजस्थान एक आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वाटर डेफिसिट स्टेट हैं, जल की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हम पूरे देश में और ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 10% से बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग 10.5% के आसपास हम क्षेत्र में आते हैं और सबसे बड़ा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है देश में। लेकिन जल की उपलब्धता बहुत कम है। जैसे अगर सरफेस जल की, हम धरातलीय जल की या जो भी वर्षा जल है उसकी उपलब्धता की बात करें तो वो केवल 1.16% है। आप समझिए, आपने लगभग एक ही माने अपन कि आपने एक टेबल पे 100 गिलास रखे हुए हैं, उनमें से केवल 1 गिलास में पानी जो है वो राजस्थान के बांटे में आता है। जी। इसी तरह से अगर हम दूसरा जो जल का स्रोत है वो हमारा भूजल है, तो भूजल की भी अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 0.2% के आसपास आता है, 1.72% टू बी एग्जैक्ट। तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो समझिए आप 1.5 गिलास आप वो मान लीजिए, तो 2.5 गिलास के आसपास 100 गिलासों में से पानी हमारे पास है, उपलब्ध है। अब समझिए, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5.5% या 5.6% के आसपास आती है। तो 5.6% लोगों के साथ में हम केवल और केवल 1.16 और 1.72 के आसपास का पानी हम रखते हैं। तो आप समझिए पानी की कितनी ज़्यादा कमी है। उसका मेजर कारण भौगोलिक ही आप जानते ही हैं कि हमारा लगभग 66 से 67% जो एरिया है, 2/3 एरिया जो है, क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान में है, जहाँ पर बारिश भी नहीं है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा क्षीण है और वर्षा की जो डाइवर्सिटी है, जो फैलाव है, वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। बेसिकली बहुत ज़्यादा गैप है उसमें। जैसे आप साउथ में और साउथ ईस्ट में अगर देखेंगे, हमारे कोटार, झालावाड़ यहाँ देखेंगे तो अच्छी बारिश है, 1000 mm से ज़्यादा है। लेकिन बाकी ऐसे भी क्षेत्र हैं जो 30 mm भी नहीं है, जहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में। तो ओवरऑल मिलाकर के लगभग 500 mm हमारा एवरेज बिल्कुल। ये हम सभी तो इस वजह से पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और ये हम सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है वो वर्षा आधारित प्रदेश है। यदि वर्षा होगी तो नदी है, हमारे बांध हैं, वो पूरे भरे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष भर हम उन पर आधारित रह सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जल विभाग से हैं, ठीक है, आप उसमें कार्यरत हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जल संसाधन विभाग के कौन कौन से कार्य हैं? हाँ वंदना जी, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जल संसाधन विभाग के बारे में बहुत कम बात हुई है जी। इसका एक बार थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहूँगा कि जल संसाधन विभाग कैसे एग्जिस्टेंस में या जो भी इसमें आया है। पहले सिंचाई विभाग बनाया गया राजस्थान में, जो लगभग 1949 के आसपास की बात है। तब सिंचाई विभाग बनाया गया। उसका क्या काम था? जैसा उसका नाम है वैसा ही काम था। सिंचाई विभाग यानी कि सिंचाई करने के लिए, यानी जो भी हमारा कृषि क्षेत्र है, जो कि हमारा मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है और सबसे ज़्यादा मेन हमारा जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसका हिस्सा है, उसमें किसानों की मदद के लिए, यानी कि पानी की जब आवश्यकता पड़े तो उसको कैसे सहेजा जाए, उस काम को करने के लिए सिंचाई विभाग बनाया गया था। सिंचाई विभाग को बाद में देखा गया कि भाई केवल सिंचाई ही कार्य नहीं है। जैसे जैसे आधुनिकता पनपी गई और औद्योगिकीकरण होता रहा और
ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग भी लगने लगे और लोगों को और भी कई कार्यों में पानी की आवश्यकता पड़ने लगी, जैसे कि आप प्लांटेशन भी करेंगे कृषि के अलावा तो फ्रूट्स के प्लांट्स उगाएंगे, फलों के, और आप सब्जी भाजी का कार्य भी करेंगे, हॉर्टिकल्चर का। तो इन सब के लिए पानी की आवश्यकता होने के कारण इसका थोड़ा सा देखा गया कि दायरा बढ़ाना चाहिए। तो ये 2004 में इसका थोड़ा दायरा बढ़ा करके और सिंचाई विभाग को जल संसाधन विभाग बनाया गया। जल संसाधन विभाग में आज की तारीख में अगर 2010 में एक हमारी जल पॉलिसी भी आई है, जल नीति भी हमारी घोषित हुई, उसके आधार पर अगर देखें तो जो जल संसाधन विभाग है उसके आप समझिए सारे के सारे आपकी नदियाँ, सारे के सारे आपके जल संसाधन जो आप कृत्रिम रूप से आप बनाते हैं, बांध हैं, नहरें हैं, उसके साथ साथ जितनी भी पहले से उपलब्ध जो झीलें हैं, इस तरह के जितने भी जल के संसाधन हैं वो सारे के सारे जल संसाधन विभाग के और अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जल संसाधन जो है हमारा अब जो कामों की जो बात है इसमें, तो जल संसाधन विभाग इन सभी संसाधनों की देखरेख करता है, उनका रखरखाव करता है, नए जल संसाधन उपलब्ध करवाता है। उपलब्ध करने के लिए, उपलब्धता के लिए बड़ी विधि है एक तरह से कि जो भी कंटूर प्लान देखे जाते हैं और उसमें से देखा जाता है कि जहाँ पर भी नीचा एरिया पड़ता है, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उस सब का सर्वे होता है, और जहाँ जहाँ से पानी आता है उस पर्टिकुलर डिप्रेशन में या जब उस जगह में, उस पूरे के पूरे पानी के जो एरिया जहाँ से आता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं, वहाँ से देखते हैं कि कितना पानी कहाँ इकट्ठा किया जा सकता है। फिर वहाँ पर एक अच्छी जगह देख करके उसमें सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाई जाए बांध वगैरह से रिलेटेड तो उसको देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि इसके पानी के भराव में अगर हमने कोई स्ट्रक्चर खड़ी कर दी, मान लो रिवर के सामने, जिसको बांध अपन कहेंगे, तो फिर आगे ये भराव लेगी। जब ये नदी भराव लेगी तो उसमें कुछ गांव ऐसे होंगे जो डूब क्षेत्र में भी आएंगे, और अगल बगल में या जहाँ पर जो भी उसके उपलब्धता से, जल की उपलब्धता से जो भी कार्य किया जा सकते हैं, चाहे वो सिंचाई कृषि का कार्य, सिंचाई उपलब्ध कराएंगे, या फिर औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे पनपेंगे, या फिर आप समझिए नगरीय क्षेत्र वहाँ पर पनपेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर और बाकी एक्टिविटी भी आरंभ हो जाएंगी। तो इन सब को देखते हुए पूरा का पूरा सर्वे किया जाता है, जितने लोगों को फ़ायदा होता है उनको देखा जाता है, और यदि कुछ गांव डूब क्षेत्र में भी आते हैं तो उनको दूसरी जगह कैसे बसाया जा सके उसकी भी संभावनाएं देखी जाती हैं। इन सब को देखते हुए इस तरह से प्रोसेस हो करके बांध बनाए जाते हैं। अब कई ऐसे काम भी हैं जो जिनमें बांध नहीं बनाया जाता है, जैसे पहले से कहीं बांध है जिसमें हम दूसरे राज्यों से भी कई बार पानी लेते हैं, जैसे आप समझिए पंजाब से, हरियाणा से, और ये जो गंग कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल ये सब जो आ रही हैं, और हमारी जो नर्मदा कैनाल है गुजरात से वो आ रही है साबरमती से, इस तरह से, और उसी तरह से यमुना जल की भी हम पानी को काम में ले रहे हैं। जैसे कि ये तो आपने बताया कि विभाग की किस तरह से क्या भूमिका है, सिंचाई विभाग के बारे में हमने बताया, जल संसाधन विभाग की क्या भूमिका है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें आम आदमी की, तो एक आम आदमी की जल संचयन में, जल संग्रहण में क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी भूमिका अदा करके जल का संचयन कर सकता है? हाँ, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है वंदना जी, क्योंकि पहले से भी और आपकी भी बहुत सारी जो वार्ताएं हैं उनमें भी विशेषतः जब कृषि से संबंधित जो लोग यहाँ पर विशेषज्ञ आते हैं वो भी बात करते होंगे, पर जल संचयन जो है वो हमारा एक परंपरा का हिस्सा रहा है। आप जैसे हमारे बावड़ियाँ हैं जो स्टेप्ड वेल होते हैं, और जो जोहड़ हैं गाँव में, उन सब में पानी इकट्ठा करने का पहले से परंपराएं हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें टाँका एक कल्चर है कि पानी को, वर्षा जल को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, और उसको बाद में पूरे साल भर काम में लिया जाता है। उस तरह की टाँका कल्चर है। इसी तरह से कई जगह पे जो छोटे डिप्रेशन है जहाँ पर पानी की मात्रा, भूजल की मात्रा थोड़ी सी ऊपर है, वहाँ पर भी अलग अलग तरह से इनको रोका जाता है। और फिर अभी जो नए कार्य हो रहे हैं उनमें जैसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जल संचयन के लिए, जगह जगह पर एनीकट बनाना, फिर अभी जो
सरकार ने भी कई चीज़ चलाई हुई कि आप पॉन्ड, अपना फार्म पॉन्ड भी आप बना सकते हैं, उसके लिए सब्सिडी भी सरकार देती है। इस तरह से जल संचयन के इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। विशेषतः कुछ जगहों पर जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और जहाँ पर झरने भी बहते हैं, वहाँ पर भी कई जगह हमारे जनजातीय क्षेत्रों में विशेषतः इस तरह से झरनों के नीचे भी कई स्ट्रक्चर और संरचनाएं बनाई जाती हैं जहाँ पर पानी को रोका जाता है। रोक करके जितने भी ज़्यादा महीने वो पेयजल का और सिंचाई का काम में ले सकते हैं उतना लेना रहता है। इस तरह से राजस्थान में विशेषतः कई ऐसी परंपराएं जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, जिनमें मैक्सिमम चीज़ों को जो देखते हैं कि पानी की जहाँ जहाँ उपलब्धता कम है वहाँ पर पानी जी एकत्रित किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सिंचाई, जल प्रबंधन और जल उपयोगिता संगमों की, अगर इनकी भूमिका के बारे में बात करें तो किस तरह से इनकी भूमिका रहती है? हाँ, इसमें जल उपयोगिता संगमों तक पहुंचने से पहले उनकी एक्चुअली आया कैसे, कहाँ से आई है, तो हाँ, तो ये बेसिकली एक जल के उपयोग के लिए एक नीति बनाई गई राजस्थान में, जिसमें जहाँ जहाँ पर भी कमांड एरिया है, सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी जगह पे जो किसान लोग जो पानी लेते हैं उन सभी किसानों को एकत्रित करके और उनको इकट्ठा करके उनमें से ही चुने जाने के लिए उपयोगिता संगम बनाए गए, जिनमें ये रखा जाता है कि एक अध्यक्ष होता है और बाकी जिस तरह से बाकी सहकारी समितियों में पद होते हैं उसी तरह के पद होते हैं। उसमें ये सोचा गया कि भाई सरकार जो है स्पेसिफिकली सारे काम नीचे तक करने के लिए जाती है, तो कई बार हम किसानों को और उनमें उस तरह का अनुशासन नहीं ला पाते जैसे किसान आपस में मिल बैठ करके और ला सकते हैं। जैसे पंचायत राज सिस्टम में, तंत्र में हम देखते ही हैं कि आपस में जितना अच्छा काम किया जा सकता है बातचीत करके, मिल बैठ करके, इसी तरह से आप समझें उपयोगिता संगमों को आप एक पानी पंचायत के रूप में देख सकते हैं। जल पंचायत तरह की होती हैं ये। तो जैसे किसी नहर पर जितना भी रकबा आता है उस नहर के अलोंग चलते चलते, साथ साथ चलते चलते और एक क्षेत्र को एक पूरी की पूरी समिति को दे दिया जाता है, जिसको जल उपयोगिता संगम कहते हैं। इनका 3-3, 4-4 साल में चुनाव भी होते हैं और ये बहुत ही मजबूत एक तंत्र होता है, क्योंकि जहाँ भी कमांड एरिया है वहाँ पर जल उपयोगिता संगम हैं। अब इन संगमों को जब काम करने के लिए कहा जाता है तो जो स्ट्रक्चर है हमारी, जैसे बांध है, बांध के नीचे ब्रांच ये बन जाती है, ब्रांच बन जाती है या मेन कैनाल बन जाती है, उसके नीचे फिर डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिकाएँ होती हैं, वितरिका के नीचे माइनर होती हैं। तो माइनर से लेकर के और माइनर और जो खाड़े जो रहते हैं, जो खेत में जो जाता है, जिसको कुछ क्षेत्रों में धोरा कहते हैं, कुछ एक में खाड़ा कहते हैं, जिससे पानी, वाटर कोर्स स्पेशली, जिससे पानी खेत तक जाता है, उस खाले का रखरखाव और उन माइनर का, छोटी कैनाल का रखरखाव इन उपयोगिता संगमों के पास में होता है। तो ये इनके पास बहुत जिम्मेदारी होती है। ये रेवेन्यू भी यही लेते हैं, मतलब जो जल का राजस्व होता है भराई का, वो भी यही लेते हैं। तो उसकी कीमत का तो 50% इनको अपने उनकी सफाई कराने में, खाड़ों की और वो माइनर की देख रेख करने में और उनकी रिपेयर कराने में रख सकते हैं उसको, और बाकी सरकार को देना होता है ताकि वो बाकी बड़ी जो कैनाल्स हैं, बड़े डैम हैं, उनमें रख रखाव में काम में लिया जा सके। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्ता है जल उपयोगिता संगमों का। और ये इनकी जो भी जितने भी ज़्यादा एक्टिव हैं, जो भी ज़्यादा सक्रिय जल उपयोगिता संगम है, वहाँ पर पानी के जब चलता है सिंचित क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आती है, आपस में मिल बैठ करके वो काम कर लेते हैं। जी, यानी कि एक पूरी प्रक्रिया है संचयन करने की। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली का हम बात करें कि आजकल डिजिटल का युग है, ठीक है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ऐसे में कौन कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से हम जल संचयन करने का एक बहुत अच्छा मतलब माध्यम ढूंढ सकते हैं और लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं? हाँ, एक छोटा सा मैं बीच में वो जल उपयोगिता वाला जो एक टॉपिक है उसका, और बाकी भी जो अपने किसान भाई और जो लोग हमारे सिंचित जल को काम में लेते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा एक अपील करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि जहाँ से पानी आता है उसको कैचमेंट कहते हैं, और जब दिया जाता है उसको कमांड क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर खेत होते हैं। जी। तो एक तो पानी का अगर हमने कोई वाटर बॉडी बना दी, बड़ा बांध बना दिया या कोई भी इसी तरह की संग्रहण के लिए कोई संरचना बना दी, वहाँ पानी पहुँचने के लिए
उस कैचमेंट का साफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब वहाँ साफ सफाई पहले बहुत ज़रूरी है। साफ रहे और वहाँ जी। पर पानी का रोका ना जाए उसको। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कई बार बड़ा कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं तो पानी डाइवर्ट हो जाता है, जिससे अतिक्रमण जिसको कह सकते हैं अपन, तो उस वजह से कई बार हमारे जितनी भी स्ट्रक्चर जो है, जैसे जोहड़ है, पौंड गांव में होते हैं, तालाब होते हैं, उनकी पहाड़ों पे लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसका एरिया दायरा जो है छोटा होता जा रहा है। अभी पंचायत राज के ऑलमोस्ट 3,500 तालाब हैं जो अभी जल संसाधन विभाग को मिले हैं, तो वहाँ पर ये अतिक्रमण वाली जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अपील रहती है कि कम से कम करें और आपस में मिल बैठ करके और ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऐसी रखें जिसमें, जैसे आपने शुरू में बात की कि भाई पानी की कमी इतनी ज़्यादा है, उसको रखने के लिए अगर हमने जो जो जगह बनाई हुई हैं या बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, उन सब का रख रखाव अगर हमने खुद ने ही नहीं किया, जो उसका उपयोग में लेते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार सभी जगह पे और सब तरह से जितना काम कर पाती है उतना ही कर पाती है। इसलिए सभी को हमको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने तकनीकी के लिए कहा कि आधुनिक जो डिजिटलाइजेशन का युग है उसमें भी क्या क्या हो रहा है। तो जल संसाधन विभाग की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जाती हैं, केवल यहीं की नहीं है, ये बाकी जगह भी काफ़ी आधुनिकीकरण हुआ है। जैसे एक स्काडा एक तकनीक है जिसको कहते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन, उसके माध्यम से हम किसी भी बांध का या कैनाल का कितना वेग चल रहा है, कितना उसका लेवल है, वो सब कंप्यूटर पे दिखता है अपना आप ही। और अभी तो इतना एडवांसमेंट आ गया है कि एक कंट्रोल रूम में बैठ करके स्काडा के माध्यम से हम डैम के गेट्स, बांध के गेट्स भी खोल सकते हैं बटन दबा करके, और उसको बंद भी कर सकते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। इस तरह से, और जितने भी, जैसे मैंने कहा, कुछ नहरी तंत्र हैं जो पानी हमारे पास बाहर से आता है, जो केवल नहरें ही हमारे पास हैं, हमारे पास उसका बांध का कंट्रोल नहीं है, तो उन नहरों में पानी का नाप तोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि सभी को टेल तक पानी मिल जाए, सभी को किसानों को सभी को मिले जिन जिन के लिए भी है। तो उसमें भी तकनीकी का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। उसके लिए नॉर्थ में ये बहुत अच्छी, अपने जो उत्तर भारत, उत्तर राजस्थान में जो है गंगानगर यहाँ तक, वहाँ पर बाराबंदी का एक बहुत अच्छा ये है कि बारी के लिए पर्चियाँ कटती हैं कि भाई इसके बाद इतना बजे इसकी बारी है, इतना बजे इसकी बारी है, इतना पानी लेने के बाद में वो बंद हो जाता है, फिर दूसरे के पास में चला जाता है। तो इससे ज़्यादातर मतलब बिल्कुल टेल तक किसानों को पानी मिल जाता है। उसकी भी एक ऐप बना दी गई है, तो बाराबंदी भी, उससे भी पर्चियाँ जो है ऑटोमेटिकली निकलती हैं, क्योंकि उसका एरिया, क्षेत्र है, कितने हेक्टेयर में वो पानी दे रहा है और कितना उसको पानी मिलेगा, इतना बजे मिलेगा, इतना बजे का वो उसको पर्ची भी ऑनलाइन ही मिल जाती है, और उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपका इतने बजे का टाइम है, इतना बजे आप ले लें। इसी तरह के अभी जो रिसेंट पास्ट में अभी कई चीज़ें की हैं, जैसे वंदे गंगा, आपने अभियान सुना होगा, वंदे गंगा अभियान के तहत भी बहुत सारे इस तरह से जल भराव के जो भी क्षेत्र चिन्हित करके और उनका पुनरुद्धार और वो सब किया गया है। इसी तरह से कई चीज़ें हैं। एक उसको सारे के सारे को हमने ऐप के माध्यम से किया था। आपने पिछली बार सुना होगा कि एक सरकारी कार्यक्रम चला था जिसका नाम था ग्रामीण सेवा, जी बिल्कुल, शिविर जो लगाए गए थे, उसको भी हमने जल संसाधन के लिए वंदे गंगा जल ऐप हमने बनाई गई थी, उसके माध्यम से हमने कैप्चर किए बहुत सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिपेयर की ज़रूरत है। तो लोगों ने खुद ने ही हमारे ऐप में भर के हमको जगह बताई हैं, और उन पे अभी कार्यक्रम उनका जो उस पर विचार चल रहा है। इसी तरह से किसान साथी ऐप है जो पार्वती क्षेत्र में चलाई गई थी, उसमें भी लगभग इसी तरह के काम थे। तो बेसिकली आधुनिकीकरण के साथ साथ और डिजिटलाइजेशन के साथ में जितना ज़्यादा हो सकता है पानी के रखरखाव के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी परियोजना है, जैसे कि चंबल काली सिंध पार्वती परियोजना है, साथ ही साथ अपने ईस्टर्न कैनाल भी है, और कौन कौन सी परियोजना है जो जल संचयन के लिए कार्य कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जल संसाधन के ये बड़े संसाधन, आप जिसको शब्द यूज कर रहे हैं, वो सारा का सारे में ये सारी परियोजना आती हैं। इन्हीं परियोजना के माध्यम से हम आज खाद्यान्न और इस सब में इतने आत्मनिर्भर हो पाए हैं। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ी परियोजना, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी कैनाल परियोजना है, और वो है इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना। आप जानते ही हैं, जो पूरे के पूरे हमारा जो पश्चिमी जो सीमा क्षेत्र है उसको पानी देती है, न केवल पीने का,
2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ है उसका, और लगभग 16 लाख जो हेक्टेयर है उसमें उसकी सिंचाई होती है। इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है कि वो एशिया में सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ लिफ्ट होकर के उसी में जो लिफ्ट बन के, और आप देखिए नागौर तक आपको पानी मिल रहा है, जोधपुर पाली इस क्षेत्र में तो मिल ही रहा है। तो पेयजल का और औद्योगिक क्षेत्रों को पानी की जो जल की जो सप्लाई है वो इसके माध्यम से है। दूसरा एक बड़ा तंत्र है हमारा जो हमारे पास में काली सिंध और चंबल और बनास, ये मेजर रिवर तंत्र हैं। उनमें चंबल कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर बांध है वहाँ से चंबल की कैनाल चलती है, और उसके बीच में राणा प्रताप सागर है, फिर जवार सागर है, उसके बाद में कोटा बैराज से, और उसमें से कैनाल निकलती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को भी वहाँ से आगे जाकर के पानी दिया जाता है कोटा के बाद। इसी तरह से, और उसमें ऑलमोस्ट 2.25 लाख हेक्टेयर का जो रकबा काम में लिया सिंचित हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी उसके किनारे जितने भी चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हों, आप रावत भाटा का आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन सबको पानी जो मिल रहा है वो इन्हीं कैनाल प्रोजेक्ट से मिलता है। सीताराम जी, योजनाएं अपना कार्य करेंगी, सरकार अपना कार्य करेंगी। आपसे जानना चाहेंगे, आपका इतना अच्छा अनुभव है, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी से किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से जल का संचयन करना चाहिए? हाँ, ये आप देखिए जल संसाधन जो है, आप इसको एक बड़ा पानी वाला विभाग भी कह सकते हैं जी। क्योंकि हमारे घरों में जो पानी पहुंचता है नल से, वो पानी भी जल संसाधन विभाग, आपको पता ही है कि बीसलपुर ना हो तो फिर कितने सारे टाउन्स प्यासे रह जाएंगे। तो जब हम एकदम अंत में पानी जहाँ हमें मिलता है वो नल से मिलता है। पीने के पानी की अगर बात करें तो जितने भी टाउन्स जो डेवलप हो रहे हैं, नगर कस्बे जो डेवलप हो रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं, ये सब पानी की वजह से ही संभव हो पा रहा है। और अगर औद्योगिकीकरण चाहिए तो फिर हमें पानी की आवश्यकता रहती है, लेकिन इस पानी को मिलने के बाद में सहेजने की हमारी आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी है। जहाँ पर भी मैं ये थोड़ा सा ऐसा लास्ट वाला पॉइंट है कि पानी जहाँ एक्चुअल में आदमी जिसको उपयोग में ले रहा है, वो नल एक बहुत अच्छा आप सोच सकते हैं कि उसके बारे में सोचें कि जहाँ पर वो टपकता रहे उसको बंद करवाना चाहिए, लीकेज बंद करनी चाहिए। और साथ में पानी का जहाँ काम में ले रहे हैं आप, उपयोग में कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा आपको कंजूसी हो सके बरतें। जैसे हमने पहले बात करी कि जल के बारे में बहुत कम बात होती है और जल की मात्रा कितनी सीमित है, इन सब को देखते हुए और तो हमारी सबकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें जल को बचाना सीखना चाहिए कि किस तरह से छोटी छोटी बचत हमारे बहुत सारी बचत का काम करेंगी। सीताराम जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है वो उसका ज़रूर अमल करेंगे, वर्षा के जल को बचाएंगे और पानी की एक एक बूंद को बचाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन जीने का आधार है, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आपसे लेते हैं विदा इसी उम्मीद के साथ में कि आप जल की बचत करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।